नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं मेरे पिया का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। ललिता को प्रेरणा की बात सुन करके यकीन हो गया था कि वह भी अंबर से प्यार करती है और इसलिए उसने अपने प्यार को स्वीकारते हुए प्रेरणा से कहा, थैंक यू प्रेरणा, मेरी बंद आंख खोलने के लिए और मुझे मेरे अंबर से मिलाने के लिए। अगर तू मुझे नहीं समझाती तो मैं अपने प्यार को कभी पहचान ही नहीं पाती। ललिता ने आगे प्रेरणा से कहा, खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अंबर जैसे जीवन साथी मिलते हैं और मैं उन खुशनसीब लोगों में से एक हूँ। और फिर भी मैं अपने सच्चे प्यार को ठुकरा करके गलती करने जा रही थी, मगर तूने सही समय पर आ करके मेरी आंखें खोल दी बहन। मैं तेरा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। कहते हुए ललिता की आंखों में नमी उतर आई थी। ललिता की बात सुन करके प्रेरणा ने उससे कहा, बहन भी बोलती है और एहसान का नाम देती है। यह कैसा रिश्ता निभा रही है तू। चल आ गले लग जा मेरे और ये एहसान की बातें मुझसे मत कर। और तब ललिता मुस्कुराई हुई प्रेरणा के गले जा लगी और तब प्रेरणा ने ललिता से कहा, अंबर के बारे में अपने माँ पापा को तू बता पाएगी या उनसे भी मुझे ही बात करनी होगी। प्रेरणा की बात सुन करके ललिता उससे अलग हो गई और फिर उसने प्रेरणा से कहा, अब मैं अपने माँ पापा से बात कर लूँगी और मुझे यकीन भी है कि वो मेरी बात मान लेंगे। प्रेरणा ने तब ललिता से कहा, मुझे खुशी है कि तुझे समय रहते सही समझ आ गई और तूने गलती नहीं की। ललिता, तेरी जैसी दोस्त साथ में है, फिर गलती कैसे हो सकती है। ललिता को तभी कुछ ख्याल आया और उसने प्रेरणा से कहा, तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तू उसका जवाब देगी। प्रेरणा ने कहा, तू मुझे बचपन से जानती है और हम दोनों साथ खेल करके ही बड़े हुए हैं। तुझे वैसे ही काफ़ी कुछ मेरे बारे में पता है और अगर तुझे लगता है कि तुझसे कुछ छिपा हुआ है तो तू उसके बारे में बिल्कुल पूछ सकती है। ललिता ने कहा, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ और बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे साथ में पहले स्कूल में और फिर कॉलेज में कितने ही लड़के पढ़े हैं, लेकिन तेरा दिल कभी किसी के लिए नहीं धड़का। क्या तुझे सच में कोई भी ऐसा नहीं लगा जिसे तू अपना दिल दे सके। ललिता की बात सुन करके प्रेरणा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए ललिता से कहा, वैसे तो तुझे पता ही है सब, लेकिन फिर भी तू मेरे मुंह से सुनना चाहती है तो मैं तुझे बताती हूँ। पहले तो मेरा ध्यान कभी किसी की ओर ज़्यादा गया ही नहीं, क्योंकि मेरा सपना तो कुछ बन करके दिखाने का था और इसलिए मेरी मोहब्बत मेरा सपना था जिसे मुझको साकार करना था और उस सपने से मैंने अपनी मोहब्बत कभी कम भी नहीं होने दी। इसलिए मेरा ध्यान अपने कैरियर से दूसरी तरफ ज़्यादा गया ही। ललिता ने अपना अगला प्रश्न पहले ही तैयार कर रखा था। जैसे ही प्रेरणा चुप हुई, ललिता ने अपना अगला प्रश्न प्रेरणा के सामने रख दिया और उसने प्रेरणा से कहा, लेकिन फिर तुझे प्यार के बारे में इतनी अच्छी तरह से कैसे पता है। तूने मुझे इतने अच्छे तरीके से प्यार के बारे में सब कैसे समझा दिया। प्रेरणा ने कहा, मुझे कहानियाँ सुनना और पढ़ना बचपन से ही बहुत पसंद है। यह तुझे भी पता ही है कितनी ही कहानियाँ मैंने खुद पढ़ी हैं और कितनी ही सारी कहानियाँ बचपन में मैंने अपनी दादी से सुनी हैं। दादी की कहानियों में कई बार राजकुमार और राजकुमारियों का जिक्र सुना है मैंने और खुद भी पढ़ा है। दादी की कहानियों से और खुद के द्वारा पढ़ी गई कहानियों से मैंने जाना है कि अगर लगन सच्ची और निस्वार्थ हो और एक दूसरे के प्रति समर्पण हो तो दो प्रेम करने वाले मिल जाते हैं। उस अनुभव के आधार पर ही मैंने तुझे प्यार की परिभाषा बताई थी। मैं नहीं जानती थी कि जो मैं कह रही हूँ वह सही है, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि सच्ची और निस्वार्थ मोहब्बत एक दिन मिल जाती है। ललिता ने कहा, बड़ा किस्मत वाला होगा वो जिसे तुझ जैसी संगनी मिलेगी। और फिर ललिता ने आगे प्रेरणा से कहा, वैसे तूने
कभी अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचा है? कैसा होगा वो, कहाँ होगा, कैसा दिखता होगा? ललिता की बातें सुन करके प्रेरणा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने उसके सपनों के राजकुमार की एक धूमिल इमेज बन गई। और तब प्रेरणा ने ललिता से कहा, अगर मैं राजा महाराजाओं के ज़माने में होती तो मेरा राजकुमार किसी घोड़ी पे बैठ करके आता, लेकिन मैं आज के ज़माने की हूँ, इसलिए मेरा राजकुमार उस ज़माने के राजकुमारों की तरह तो नहीं होगा, लेकिन वह राजकुमारों से कम भी नहीं होगा, क्योंकि वह मेरे दिल का राजकुमार होगा। वह जहाँ भी रहता होगा बहादुरों की तरह रहता होगा, बिल्कुल निडर और साहसी बन करके। शकल का तो पता नहीं, लेकिन इतना यकीन है मुझे वह अच्छी सीरत वाला जरूर होगा। प्रेरणा की बातें सुन करके ललिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई और तब उसने प्रेरणा से कहा, बहुत खूब, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुझे तेरे सपनों का राजकुमार जल्द ही मिल जाए। प्रेरणा ने ललिता की बात का जवाब तो नहीं दिया, वह बस मुस्कुरा भर दी और फिर उसने ललिता से कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल मुझे निकलना भी है, तो अब जाने की भी तैयारी करनी होगी। ललिता ने हैरानी से कहा, तू इतनी जल्दी चली जाएगी? प्रेरणा ने कहा, तू टेंशन क्यों ले रही है, तू जब भी शादी करेगी तेरी शादी में मैं पहुंच जाऊंगी। ललिता ने उदास हो करके कहा, मगर यार तुझसे दूर रहने की आदत नहीं है। प्रेरणा ने ललिता को समझाते हुए कहा, ललिता मुझे भी तेरी याद आएगी, मगर जीवन में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ता है, और तू तो मुझे बचपन से ही जानती है कि मेरा कुछ करके दिखाने का सपना बचपन से ही रहा है, और जब आज मुझे अपने सपने को पूरा करने का अवसर मिल रहा है तो तू क्या चाहती है कि मैं वहां ना जाऊं और अपने बचपन के सपने को पूरा ना करूं जिसके लिए मैंने वर्षों तपस्या की है? ललिता ने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैंने तुझे बचपन से ही मेहनत करते हुए देखा है, इसलिए मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। तू जा और अपने सपनों को पूरा कर और दुनिया को दिखा कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं। ललिता की बात सुन करके प्रेरणा ललिता के गले से लग गई और फिर कुछ देर बात करने के बाद वह वहां से चली गई। इधर प्रतीक अपने रूम में बंगलोर जाने के लिए पैकिंग कर रहा था। तभी उसकी माँ सुनीता कमरे में आई और प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, तो तुमने जाने का फैसला कर लिया है बेटा कि तुम हम सबसे इतनी दूर बेंगलोर जाओगे? क्या यहाँ रह करके जॉब नहीं कर सकते हो तुम? माँ की बात सुन करके प्रतीक ने पैकिंग करना बंद कर दिया और वह अपनी माँ के पास आ गया। प्रतीक कुछ कह पाता उससे पहले सुनीता ने बीच में बोलते हुए कहा, पहले तुम्हारे पापा की जॉब के लिए हम लखनऊ छोड़ करके दिल्ली आए, और अब क्या तुम्हारी जॉब के लिए हमें दिल्ली छोड़ करके बेंगलोर जाना पड़ेगा? प्रतीक ने प्यार से माँ की ओर देखते हुए कहा, हमारी अच्छी माँ, माँ हम अपने लिए नहीं जा रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए जा रहे हैं। वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे हम वहाँ। आपको क्या लगता है, क्या हमें आप सबको छोड़ करके जाते हुए अच्छा लग रहा है? हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम भी आप सब के बिना ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रह पाएंगे। हम बस वहाँ रह करके कुछ दिन का एक्सपीरियंस लेना है, फिर हम दिल्ली में ही अपना ट्रांसफ़र ले लेंगे। तभी प्रतीक के पापा सुनील भी वहाँ आ गए। उन्होंने आते ही प्रतीक की कुछ बातें सुन ली थी, इसलिए तब उन्होंने कहा, सुनीता तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो, जमाना बदल रहा है, आजकल तो बच्चे विदेश में भी जॉब करने जा रहे हैं। सुनीता ने नाराजगी जताते हुए कहा, कैसे पिता हैं आप? क्या आपका मन नहीं करता है कि बेटा हमारी आंखों के सामने रहे? क्या इसलिए माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो पढ़ लिख करके उनसे दूर चले जाएं? आपका दिल पत्थर का हो सकता है, लेकिन हम कैसे खुद को समझाएं, आखिर माँ हैं हम। कहते हुए सुनीता की आंखें भर आई। सुनीता को समझाते हुए सुनील ने कहा, किसने कहा तुम्हें कि हमें प्रतीक को भेजना अच्छा लग रहा है? और ये तुमसे किसने कहा है कि हमारा दिल पत्थर का है? हमें भी उतना ही दुख है प्रतीक को दूर भेजने का जितना कि तुम्हें है। बस फर्क इतना है कि तुम आंसू बहा करके अपना दर्द बयां कर सकती हो और हमें वो आंसू खुद ही पीना पड़ता है। कहते हुए सुनील भावुक हो गए थे और उनका गला भर आया था। सुनीता को तब अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सुनील से कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। सुनील ने कहा, कोई बात नहीं सुनीता,
हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि हम दोनों को ही अपने बेटे के लिए दूर जाने से दुख होगा, लेकिन तुम्हें पता है हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे तरक्की करें, उनका और अपना नाम रोशन करें। जब आज हमारे बेटे को तरक्की करने का और हमारा नाम रोशन करने का अवसर मिल रहा है तो तुम उन्हें क्यों रोक रही हो? क्या यह सही है? हमें अपने बेटे को आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इस बात पर खुश होना चाहिए कि वह एक बड़ी कंपनी में जॉब करने जा रहा है और फिर कुछ दिनों की ही तो बात है, एक्सपीरियंस हो जाने पर हमारे प्रतीक दिल्ली में ट्रांसफर ले लेंगे। सुनीता ने कहा, हमें माफ कर दीजिए, आप लोगों की तरह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं ना हम, इसलिए इन सब बातों की समझ नहीं है हमें। सुनकर के प्रतीक अपनी माँ के गले से लग गया और मुस्कुरा करके कहा, थैंक यू माँ, अगर आप परमिशन नहीं देती तो हम सच में नहीं जाते। सुनीता ने प्यार से प्रतीक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आखिर हम क्यों मना करते, हमें भी अपने बेटे की तरक्की करते देखना है। प्रतीक ने कहा, दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं आप। सुनीता अब प्रतीक से अलग हो गई और उन्होंने फिर प्यार से प्रतीक से कहा, बहुत हो गया लाड, अब तुम अपना सामान लगाओ और हम जा करके तुम्हारे साथ ले जाने के लिए कुछ बनाते हैं। और कह करके सुनीता वहां से जाने ही लगी थी कि तभी प्रतीक ने उनसे कहा, माँ आपसे और पापा से हमें कुछ और बात भी करनी थी। सुनीता तब रुक गई और उन्होंने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, हाँ बोलो बेटा। तब प्रतीक ने अमित और उसकी माँ के बारे में अपने माता पिता को सब बता दिया। प्रतीक की बात सुनने के बाद उसके पापा ने कहा, तुम उन्हें कुछ पैसे दे देना। प्रतीक ने कहा, पापा अमित बहुत स्वाभिमानी है, वह पैसे से मदद नहीं लेंगे और उनकी माँ को भी यह अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने कुछ और सोचा है। सीमा ने कहा, और वह क्या? प्रतीक ने कहा, माँ आप अकेले काम करते हुए थक जाती होंगी, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रतीक अपनी बात पूरी कर पाता। सुनीता ने बीच में बोलते हुए उससे कहा, हम जानते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम जा करके अमित की माँ को बोल देना कि वह हमारे घर आ करके हमसे मिल ले, हम उन्हें अपने घर खाना बनाने के लिए रख लेंगे। और फिर सुनीता ने अपनी बात की सहमति के लिए सुनील से पूछा, हमने तो भावनात्मक हो करके बोल दिया, लेकिन आपकी क्या राय है जी? सुनील ने कहा, अच्छा तो किया तुमने, इससे तुम्हें भी मदद मिल जाएगी और किसी गरीब को सहारा भी मिल जाएगा। अपनी माँ और पापा की बात सुन करके प्रतीक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने कहा, थैंक यू सो मच माँ पापा, हम भी यही कहना चाहते थे। सुनीता ने कहा, इसमें थैंक्स की क्या बात है बेटा, हमारे प्रतीक दूसरों के लिए अपने मन में दया रखते हैं, या हमारे लिए भी तो फक्र की बात है। और फिर सुनीता ने प्रतीक से आगे कहा, अच्छा अब तुम अपने पापा से बात करो, हम चलते हैं। सुनीता वहां से जाने ही लगी थी कि तभी प्रतीक ने उनसे कहा, माँ क्या आप अपने हाथ के बने बेसन के लड्डू भी बना देंगी हमारे लिए, हम साथ में ले जाएंगे। सुनीता ने प्रतीक के गाल को प्यार से छू करके और प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, बना देंगे। और कह करके फिर सुनीता वहां से चली गई। तब सुनील ने प्रतीक से कहा, बेटा अगर कुछ जरूरी सामान बाहर से मंगवाना हो तो हमें बता देना, हम ले आएंगे। प्रतीक ने कहा, पापा अभी कुछ जरूरत नहीं है। और फिर प्रतीक अपने पापा के गले से लग गया और उसने अपने पापा से कहा, थैंक यू पापा, माँ को मनाने में हमारी मदद करने के लिए। प्रतीक और प्रेरणा दोनों को ही अगले दिन बेंगलुरु के लिए निकलना था, इसलिए प्रेरणा भी अपने घर पर जाने के लिए अपनी पैकिंग कर ही रही थी, क्योंकि दोनों को ही एक ही कंपनी में एक ही दिन पहुंचना था। कैसा होगा दोनों का आमना सामना जब दो अलग अलग मतों वाले लोग मिलेंगे, जहां एक ओर प्रतीक जिसे प्रेम से नफरत है और वहीं दूसरी ओर प्रेरणा जो प्रेम की पराकाष्ठा को जानती है। प्रेरणा और प्रतीक दोनों अगले दिन अपने अपने घरों से बेंगलुरु के लिए निकल गए थे। इत्तेफाक कहिए या कुछ और, लेकिन उस दिन प्रतीक और प्रेरणा कुछ समय के फासलों पर ही बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। दोनों को कंपनी की तरफ से मैसेज मिल गया था कि उन्हें लेने के लिए गाड़ी आ रही है। प्रतीक अंदर से जब बाहर जा रहा था तभी किसी ने उससे कुछ पूछा और वह रुक करके उनकी बात का जवाब देने लगा। जब उसने सामने वाले की बात का जवाब दिया और जाने के लिए पलटा ही था कि तभी प्रेरणा, जो कि उसी वक्त पास से ही गुजर रहे बच्चे की ओर देखने लगी और अनजाने में प्रेरणा
प्रतीक से टकरा गई और प्रतीक के हाथ से उसके हाथ में पकड़ा हुआ सामान जमीन पर गिर गया। प्रतीक ने तब गुस्से से प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, क्या आप देख करके नहीं चल सकती हैं? प्रेरणा को पता था कि गलती उसकी ही है, क्योंकि वह उस बच्चे की ओर देखने लगी थी। इसलिए उसने तब प्रतीक की ओर देखते हुए नम्रतापूर्वक कहा, सॉरी सर, ओ मैं। प्रतीक को प्रेरणा के सॉरी से संतुष्टि नहीं मिली और इसलिए प्रेरणा अपनी बात पूरी कह पाती। प्रतीक ने बीच में ही बोलते हुए प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, क्या आपके सॉरी से मेरा जमीन पर गिरा हुआ सामान ठीक हो जाएगा? प्रेरणा को इतनी तेज आवाज़ सुनने की आदत नहीं थी। उसके घर पर और उसके जानने वाले सभी उससे प्यार से बात करते थे, लेकिन जब उसने प्रतीक को अपने पर यूं चिल्लाते हुए देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह सहम भी गई थी और उसकी आंखों में नमी भी उतर आई थी। आखिर उसका इस शहर में पहला ही दिन तो था और आते ही उसका सामना एक ऐसे इंसान से हो गया था जो कि उससे इतने गुस्से में बात कर रहा था। प्रेरणा ने हिम्मत करके खुद में साहस जुटाया और फिर प्रतीक से मासूमियत के साथ कहा, मैं अपनी गलती मानती हूँ सर, और प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए। मैं ज़मीन पर गिरा हुआ आपका सामान उठा देती हूँ। प्रेरणा कह करके जैसे ही सामान उठाने के लिए बैठने ही वाली थी कि तभी प्रतीक ने उससे गुस्से में कहा, मेरे सामान को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना सामान उठा लूँगा। और कहते हुए प्रतीक ने ज़मीन पर गिरा हुआ अपना सामान उठाया और वह वहाँ से जाने ही लगा था कि तभी प्रेरणा ने नम्रतापूर्वक धीरे से प्रतीक से कहा, सॉरी सर, सच मैं जान करके आपसे नहीं टकराई थी। प्रतीक ने पलट करके प्रेरणा की ओर देखा और फिर गुस्से भरे स्वर में कहा, मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए। और कह करके उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। प्रतीक के वहां से जाने के बाद प्रेरणा ने खुद से मन में कहा, प्रेरणा तुम्हें यहाँ संभल करके रहना होगा, देखा ना तुमने यह कितने गुस्से वाले लोग हैं। और फिर प्रेरणा भी वहां से आगे बढ़ गई। प्रेरणा अब एयरपोर्ट के बाहर आ गई थी और अपनी कंपनी में उसे लेने आए किसी कर्मचारी को इधर उधर देखने लगी। कर्मचारी तो उसे कहीं नहीं दिखा, लेकिन उसने जो देखा उसे देख करके वह हैरान जरूर हो गई। प्रेरणा ने देखा कि जो लड़का उससे इतने गुस्से से बात कर रहा था, उसने एक बुजुर्ग पति पत्नी को सामान उनसे लिया और उनके सामान को टैक्सी तक ले करके भी गया और खुद रखवाया भी। प्रेरणा यह देख करके हैरान थी, क्योंकि जो शख्स कुछ देर पहले इतने गुस्से में था, प्रेरणा को उसे देख करके लग ही नहीं रहा था कि वह किसी की मदद तो दूर किसी से अच्छे से बात भी करता होगा। लेकिन अभी जो उसने देखा था वह उसे देख करके हैरान हो गई थी। प्रेरणा अभी भी प्रतीक की ओर ही देख रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उन बुजुर्ग महिला और पुरुष को गाड़ी में बैठा करके प्रतीक वापस मुड़ा और उसकी नज़र वहां से कुछ दूर खड़ी प्रेरणा की ओर चली गई, जो कि अभी उसी की ओर देख रही थी। प्रेरणा को देखते ही तुरंत प्रतीक के चेहरे के भाव बदल गए और उसके चेहरे की स्माइल की जगह अब फिर से गुस्सा दिखने लग गया था। प्रतीक को अपनी ओर देखते ही प्रेरणा ने उसकी ओर से तुरंत अपनी नजरें हटा ली और वह दूसरी ओर देखने लगी और उसने फिर खुद से कहा, प्रेरणा लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम किस इंसान को देख रही थी? देखा तुमने उसका चेहरा? तुम्हें देखते ही वह कैसे गुस्से से घूरने लगा था। कोई ज़रूरत नहीं है उस आदमी की ओर देखने की, और तुम्हें क्या ज़रूरत है उसके बारे में कुछ जानने की, वह जैसा भी हो। प्रेरणा खुद को समझा रही थी और महसूस कर भी रही थी कि प्रतीक सामने से उसकी ओर ही आ रहा है। प्रेरणा को डर था कि कहीं प्रतीक फिर से आ करके उससे कुछ ना कहे, लेकिन उसने ऐसे जताया कि उसे प्रतीक के वहाँ आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन सच तो ये था कि प्रेरणा को अंदर ही अंदर ये डर था कि कहीं प्रतीक उससे आ करके फिर से कुछ ना कहने लगे। प्रतीक जैसे जैसे अपने कदम उसकी ओर बढ़ाता हुआ आ रहा था, वैसे वैसे प्रेरणा की धड़कनें बढ़ती जा रही। प्रतीक प्रेरणा से कुछ कदमों के फासले से उसके सामने से गुजर गया था, लेकिन उसने प्रेरणा से कहा कुछ नहीं था। जब प्रतीक वहां से गया तब प्रेरणा की जान में जान आई और उसने एक सुकून भरी सांस ली। प्रेरणा और प्रतीक की फ्लाइट से आए लगभग सभी यात्री वहां से जा चुके थे, लेकिन प्रेरणा और प्रतीक दोनों खड़े अभी भी अपनी गाड़ी का इंतजार ही कर रहे थे। लेकिन दोनों को ही अब तक नहीं पता था कि दोनों एक ही कंपनी में जॉब करने वाले हैं।
प्रतीक और प्रेरणा दोनों बार बार अपनी घड़ी में टाइम देखते, फिर रोड की तरफ इस उम्मीद से देखने लगते कि शायद अगली आने वाली गाड़ी उनकी हो। आखिर में कुछ देर के इंतजार के बाद दोनों का इंतजार खत्म हुआ और एक गाड़ी आकर के रुकी और उस गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी से उतर करके दो छोटे छोटे बोर्ड अपने हाथ में पकड़ करके खड़ा हो गया, जिसमें से एक बोर्ड पर प्रेरणा का नाम लिखा था और दूसरे पर प्रतीक का नाम था। अब तक प्रतीक को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रतीक के साथ प्रेरणा ड्राइवर के पास पहुंची और उसने देखा कि वो उसके साथ ही जाने वाला, तब प्रतीक ने प्रेरणा को देखा और उसका पारा और चढ़ गया और उसने ड्राइवर की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, इतना लेट आए हो और फिर भी एक ही गाड़ी लेकर के आए हो, तुम्हें बताया नहीं गया था कि दो लोग आने वाले हैं। प्रतीक की कदकाठी अच्छी थी और ऊपर से प्रतीक का गुस्सा देख करके ड्राइवर डर गया और उसने तब प्रतीक से डरते हुए कहा, सर हम दोनों गाड़ियां साथ लेकर के समय से ही निकले थे, लेकिन दूसरी गाड़ी में कोई खराबी आ गई, इसलिए मैं भी आने में लेट हो गया, सॉरी सर। प्रतीक ने फिर गुस्से से ड्राइवर की ओर देखते हुए कहा, तो फिर मैडम के लिए दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर देना, मैं अपने साथ इन्हें लेकर के नहीं जा सकता। प्रेरणा एक सीधी और सरल लड़की थी और वह पहले से ही प्रतीक से डरी हुई थी और अब उसका गुस्सा देख करके वह और भी सहम गई थी। प्रतीक को अपने प्रति ऐसा व्यवहार देख करके प्रेरणा की आंखें भर आई थी और उसने अपनी नम आंखों के साथ ड्राइवर से कहा, आप इन सर को ले जाइए सर, मैं कैब करके आ जाऊंगी। प्रतीक ने प्रेरणा की ओर बिना देखे ड्राइवर से कहा, सुना नहीं क्या आपने, मैडम ने क्या कहा, इसलिए चलो अब। और कह करके प्रतीक गाड़ी की डिग्गी में अपना सामान रखने लगा। ड्राइवर को भी लगा कि प्रेरणा ने अपनी मर्जी से कहा है इसलिए वह आ जाएगी, इसलिए वह अपनी सीट पर बैठ गया और तब प्रतीक भी ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया और फिर उसने ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहा। ड्राइवर ने भी जब गाड़ी आगे बढ़ा दी, गाड़ी को वहां से जाता देख करके और प्रतीक के इस व्यवहार ने प्रेरणा को बहुत हर्ट कर दिया था और इसलिए प्रेरणा अब अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाई और उसकी आंखों के आंसू बह करके अब उसके गालों पर आ गए थे। कोई उसे रोता हुआ ना देख ले इसलिए वह तुरंत ही अपने गालों पर आए आंसू पोंछने लगे और यह दृश्य प्रतीक ने गाड़ी के ग्लासों में से देख लिया था और तब उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। प्रेरणा की आंखों में नमी थी और वह उदास मन से खड़ी थी और नम आंखों से गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। उसे प्रतीक के रूखे व्यवहार ने बहुत हर्ट किया था। वह सोच रही थी कि आखिर वह किसी लड़की के साथ ऐसा गलत व्यवहार कैसे कर सकता है। क्या यही इंसानियत है? क्या उसके माता पिता ने उसे ऐसे ही संस्कार दिए हैं जिसे ये भी नहीं पता कि किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करनी चाहिए, ना कि उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। प्रेरणा खड़ी सोच ही रही थी कि तभी उसने देखा कि गाड़ी कुछ दूर जा करके रुक गई और गाड़ी में से ड्राइवर उतर करके उसकी ओर ही आ रहा है। ड्राइवर को अपनी ओर आते हुए देख करके प्रेरणा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और फिर खुद को नॉर्मल कर लिया। ड्राइवर अब प्रेरणा के पास आ गया था और फिर उसने प्रेरणा से कहा, मैडम आप हमारे साथ गाड़ी में चल सकती हैं। प्रेरणा ने मासूमियत से कहा, आप उन साहब को ही ले जाओ सर, उन्हें मेरा उनके साथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। ड्राइवर ने कहा, साहब ने ही आपको बुलाने के लिए कहा है मैडम। सुन करके प्रेरणा हैरान हो गई और उसने सोचा आखिर यह कैसा इंसान है, कभी कुछ तो कभी कुछ। प्रेरणा एक समझदार और एक उच्च विचारों वाली लड़की थी जो कि हमेशा सोच समझ करके निर्णय लेते थे। एक बार अभी कुछ समय पहले जहां उसे प्रतीक पर गुस्सा आ रहा था, वहीं अब उसके विचार प्रतीक के लिए फिर से बदल गए थे और उसने प्रतीक के लिए अपनी नाराजगी खत्म कर दी थी और वह ड्राइवर के साथ वहां से चली गई। प्रेरणा ने गाड़ी के पास जा करके गाड़ी का गेट खोला, लेकिन वह अंदर से बंद था। ड्राइवर उस समय प्रेरणा का सामान गाड़ी की डिग्गी में रख रहा था, इसलिए वह अभी गेट नहीं खोल सकता था। लेकिन तभी प्रेरणा ने एक उम्मीद भरी नज़रों से ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे प्रतीक की ओर देखा, लेकिन प्रतीक ने ऐसे जताया कि उसे कुछ पता ही नहीं है। और फिर प्रेरणा ने हाल ही में प्रतीक के साथ बीते एक्सीडेंट को याद करके उससे गेट खोलने के लिए कहा भी नहीं। प्रतीक ने गाड़ी के साइड वाले मिरर से प्रेरणा को
गेट खोलते देख लिया था। इसके बाद भी उसने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जब उसकी नज़रें फिर से गाड़ी के साइड वाले मिरर पर पड़ी और उसने प्रेरणा का मासूम सा उदास चेहरा देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने गाड़ी का गेट खोल दिया। लेकिन अपनी नाराजगी के चलते उसने अपने मुंह से प्रेरणा से नहीं कहा कि वो अब गाड़ी में बैठ सकती है। लेकिन प्रेरणा ने खुद ही देख लिया था और देख करके उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। शायद वह समझ गई थी कि प्रतीक जितना बुरा खुद को दिखाता है वो उतना बुरा है नहीं। और यही विचार करके अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए वह गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी अब बेंगलुरु की सड़क पर चल रही थी। गाड़ी के बाहर शोरगुल था, वहीं गाड़ी के अंदर बिल्कुल शांति थी, क्योंकि कुछ देर पहले गाड़ी के ड्राइवर ने सभी का मूड ठीक करने के लिए म्यूजिक ऑन किया था और एक रोमांटिक प्यार भरा गाना प्ले हो गया था। और वो गाना प्रेरणा की पसंद का भी था। प्रेरणा को गाने सुनना बचपन से ही बहुत पसंद था और वह खुद भी गुनगुनाया भी करती थी। लेकिन अपने प्रतीक साहब को तो जैसे इन सब से नफरत सी हो गई थी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि अगर उन्होंने गाने सुनने से परहेज कर लिया तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को भी गाने पसंद नहीं होंगे। और बिना इस बात का ख्याल किए कि गाड़ी में प्रेरणा भी बैठी है, उसने चिल्लाते हुए ड्राइवर से कहा, म्यूजिक ऑन करना जरूरी था क्या? प्रतीक की गुस्से भरी आवाज सुनकर के पिछली सीट पर बैठी प्रेरणा भी सहम गई थी। फिर सोचिए कि बेचारे ड्राइवर का क्या हाल हुआ होगा। प्रतीक की गुस्से भरी आवाज सुनते ही उसने तुरंत म्यूजिक बंद कर दिया और डरते डरते प्रतीक की बात का जवाब देते हुए कहा, गलती हो गई साहब, मुझे नहीं पता था कि आपको गाने सुनना पसंद नहीं है। प्रतीक ने कहा, अच्छा ठीक है, आगे से कुछ भी करने से पहले पूछ लिया करो। ड्राइवर ने कहा, जी साहब। प्रेरणा पीछे बैठी सब सुन रही थी और प्रतीक की फटकार के बाद ड्राइवर के चेहरे की ओर देख रही थी और देखते ही उसने खुद से मन में कहा, बेचारा। और फिर उसने आगे प्रतीक की ओर देखा जो कि अभी सामने की ओर देख रहा था और फिर उसने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, इस इंसान के अंदर इतना भी तमीज नहीं है कि किसी से कैसे बात की जाती है। पता नहीं खुद को क्या समझता है। उस बेचारे ने तो हमारे लिए ही सॉन्ग प्ले किया था ताकि हम बोर ना हो, लेकिन इन महाशय की तो म्यूजिक से भी जैसे दुश्मनी हो। अरे म्यूजिक में तो वो ताकत होती है कि खराब मूड भी ठीक हो जाता है, आदमी की दिन भर की थकान दूर हो जाती है और म्यूजिक तो तनाव तक को दूर कर देता है। मगर इन्हें म्यूजिक ही पसंद नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि जिस इंसान को म्यूजिक पसंद ना हो वो इनके जैसा ही होगा। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन इन पर फिट बैठता है, पूरा अकड़ू और खड़ूस है। गाड़ी में अभी भी शांति ही था कि तभी प्रतीक के फोन की रिंग बजी। रिंग की आवाज सुनकर के प्रतीक ने अपने हाथ में पकड़े हुए फोन की स्क्रीन की ओर देखा। अपनी माँ का फोन देख करके प्रतीक ने तुरंत फोन उठा लिया और कहा, प्रणाम माँ। सुनीता ने कहा, खुश रहो बेटा। और फिर सुनीता ने प्रतीक से आगे कहा, कहाँ पहुँचे तुम? प्रतीक ने कहा, माँ हम अभी रास्ते में हैं, बस कुछ देर में फ्लाइट पर पहुँच जाएंगे। सुनीता ने कहा, अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, तुम घर पहुंच करके आराम करो, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। और कह करके सुनीता ने फोन कट कर दिया। जब प्रतीक अपनी माँ से बात कर रहा था तो उसकी बोली में मिठास थी और तहजीब भी, जिसे सुन करके प्रेरणा समझ गई थी कि प्रतीक जिस भाषा में यहाँ सबसे बात करता है वह उसकी अपनी नहीं है, बल्कि उसकी भाषा तो वो है जिसमें वह अपनी माँ से बात कर रहा था। कुछ देर में गाड़ी उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच गई थी जहां प्रेरणा और प्रतीक को कंपनी के रहने के लिए फ्लैट्स दिए थे। ड्राइवर ने गाड़ी एक साइड खड़ी की और वह गाड़ी से सामान उतारने लगा। प्रतीक बिल्कुल भी उस ड्राइवर पर चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन ड्राइवर ने जो गाना प्ले किया था उसने उसे उत्तेजित कर दिया था, क्योंकि इस गाने ने अतीत में मिले उसके जख्मों को कुरेद दिया था, जिससे उसका जख्म फिर से हरा हो गया था और वह खुद को रोक नहीं पाया था। लेकिन अपनी माँ से बात करने के बाद प्रतीक को रियलाइज हुआ कि उसे ड्राइवर पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए था। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने क्या गलती की है। इसलिए जब ड्राइवर गाड़ी की डिग्गी से सामान उतार रहा था, प्रतीक उसके पास गया और उसने ड्राइवर से कहा, मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। और कह करके वह खुद भी गाड़ी की डिग्गी से सामान उतारने लगा। जब सारा सामान उतर गया तब प्रतीक ने उस ड्राइवर की ओर देखते हुए नम्र भाव से कहा, सॉरी सर,
मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था। और वहां पास खड़ी प्रेरणा यह देख रही थी, जो कि कुछ देर पहले के और इस प्रतीक के रूप को देख करके हैरान थे और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो प्रतीक और ये प्रतीक एक ही है या उसकी आंखों का कोई भ्रम है। ड्राइवर ने प्रतीक की बात का जवाब देते हुए उसकी ओर देख करके कहा, सर कोई बात नहीं, लोग तो जान करके हमें बिना गलती के सुना जाते हैं और सॉरी भी नहीं बोलते। आज तो गलती मेरी ही थी, मुझे म्यूजिक ऑन करने से पहले आपसे पूछना चाहिए था। और फिर ड्राइवर ने प्रतीक की ओर देखते हुए आगे कहा, सर आपसे एक बात बोलूं? प्रतीक ने कहा, हाँ बोलो ना। ड्राइवर ने कहा, सर आप जैसा बाहर से खुद को कठोर दिखाते हैं, आप अंदर से उतने ही नम्र हैं। प्रतीक ने ड्राइवर की बात सुन करके उसकी ओर गौर से देखा। ड्राइवर को लगा कि प्रतीक को उसकी बात अच्छी नहीं लगी और इसलिए वह अपनी गलती मान करके प्रतीक से कुछ कहने ही वाला था कि तभी प्रतीक ने उस ड्राइवर की ओर देखते हुए मुस्कुरा दिया और उससे कहा, चलो अब मुझे मेरा फ्लैट दिखा दो। ड्राइवर ने कहा, जी सर। पास खड़ी प्रेरणा ने भी प्रतीक और ड्राइवर की बातें सुनी थी और उसे भी ड्राइवर की कही वह बात सही लगी जो उसने प्रतीक से कही थी कि आप बाहर से खुद को कठोर दिखाते हैं लेकिन अंदर से उतने ही नम्र हैं। और फिर ड्राइवर ने प्रतीक से कहा, सर आप अपना सामान यहीं रहने दीजिए, मैं आपका और मैडम का सामान 2 राउंड में आपके फ्लैट तक पहुंचा दूंगा। प्रतीक के पास 3 बैग थे और प्रेरणा के पास 4 बैग थे और प्रेरणा के बैग प्रतीक के बैग से बड़े भी थे। सारे बैग ड्राइवर एक साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने प्रतीक से 2 बार में सामान पहुंचाने के लिए कहा था। प्रतीक ने अपने 2 बैग उठाए और फिर ड्राइवर की ओर देखते हुए कहा, आपको 2 राउंड लगाने की जरूरत नहीं है, आप मेरा एक ही बैग ले चलिए, 2 मैं खुद ही ले चलता हूँ। लेकिन तभी प्रतीक की नज़र प्रेरणा के सामान पर पड़ी और उसने तब ड्राइवर से कहा, लेकिन मैडम तो लगता है कि अपने घर का सारा सामान लेकर के आई हैं, आपको इनकी वजह से। प्रतीक अपनी बात पूरी कह पाता उससे पहले ही प्रेरणा उसकी अधूरी ही बात से उसका आशय समझ गई थी, इसलिए उसने प्रतीक के आगे कुछ कहने से पहले बीच में बोलते हुए प्रतीक को सुना करके ड्राइवर से कहा, जिसके घर में सामान ज़्यादा होगा वही तो ज़्यादा लेकर के आएगा। प्रतीक को उसकी बात का जवाब मिल गया था। उसे प्रेरणा की कही बात अच्छी तो नहीं लगी और उसे प्रेरणा का यह ताना सुन करके गुस्सा भी आ गया था, लेकिन उसने फिर प्रेरणा से कुछ कहा नहीं। और फिर प्रेरणा ने ड्राइवर से आगे कहा, अगर आप मेरे ये छोटे वाले 2 बैग एक बार में ले चलेंगे तो ये बड़े 2 बैग मैं ले चलूंगी, फिर आपको 2 बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। ड्राइवर ने कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं है मैडम, मैं ये 2 बैग ले तो जाऊंगा लेकिन आप रहने दीजिए, मैं 2 बार में आपका सारा सामान आपके फ्लैट तक पहुंचा दूंगा। प्रेरणा को लगा कि प्रतीक कहीं फिर से उस पर तंज ना कसे, इसलिए उसने जल्दी से ड्राइवर से कहा, आप ये 2 बैग ही ले चलिए, बाकी सामान मैं ले चलती हूँ। प्रतीक को लगा कि उसकी वजह से प्रेरणा जान करके 2 बैग ले जाने के लिए बोल रही है, इसलिए उसने प्रेरणा को सुना करके ड्राइवर से कहा, मैडम से कहिए कि उन्हें झांसी की रानी बनने की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों बैग नहीं ले जा पाएंगी। और फिर प्रतीक ने ड्राइवर से आगे कहा, इसलिए आप मेरा बैग मुझे दे दो, आप मैडम के ही ज़्यादा बैग ले चलो। प्रेरणा को गुस्सा ना के बराबर ही आता था। वह बहुत ही भावनात्मक लड़की थी। वह प्रतीक की पुरानी बातों को भुला करके उसे अच्छा समझने लगी थी, लेकिन प्रतीक के इन शब्दों ने उसे फिर से आहत कर दिया था और उसकी आंखों में प्रतीक की वजह से फिर से नमी आ गई थी। और उसने तब भी गुस्सा करने के बजाय अपनी प्यारी आवाज़ में प्रतीक को सुनाते हुए ड्राइवर से कहा, सर से कहिए कि मैं अगर कमज़ोर होती तो अपने घर से यहाँ जॉब करने नहीं आती, मैं अपना बोझ स्वयं उठा सकती हूँ, तभी मैंने अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत की थी। और रही बात झांसी की रानी बनने की, तो शायद इन्हें पता ही नहीं है कि वह भी एक नारी ही थी। लेकिन प्रतीक जो कि चुप रहने वालों में से कहाँ था, उसने ड्राइवर से कहा, इनसे कहिए कि सुना किसे रही हैं, अरे मैंने तो इनके भले के लिए ही कहा था, वह भी इन्हें बुरा लग रहा है। जब शौक है वजन उठाने का तो ले जाने दो इन्हें, मुझे भी क्या। और फिर प्रतीक ने गुस्से भरे स्वर में ड्राइवर से आगे कहा, आप मैडम के 2 बैग ले चलो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इनसे रिक्वेस्ट करने की।
प्रेरणा ने प्रतीक की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रतीक के इन शब्दों को सुन करके उसकी आंखों से आंसू बह करके उसके गालों पर आने ही वाले थे, जिसे उसने किसी के भी देखने से पहले तुरंत पहुंच लिया। और फिर उसने ड्राइवर से कहा, चलिए कहाँ जाना है। ड्राइवर को भी समझ नहीं आ रहा था कि प्रतीक आखिर क्या है, और वह देख भी रहा था कि प्रतीक और प्रेरणा की जरा सी भी नहीं बन रहे थे, और इसलिए वह नहीं चाहता था कि उन दोनों में से और बहस हो, और इसलिए उसने बिना देर किए प्रेरणा से कहा, चलिए मैडम। और कह करके ड्राइवर वहां से आगे बढ़ गया, और तब प्रेरणा भी उसके पीछे पीछे चल दी। प्रतीक ड्राइवर के साथ चल रहा था और प्रेरणा उन दोनों के पीछे पीछे चली जा रही थी। प्रेरणा के बैग सच में बहुत भारी थे, और अपने माता पिता के लाड प्यार में पली प्रेरणा को अधिक वजन उठाने की आदत भी नहीं थी, इसलिए बेचारी की कुछ कदम चलने पर ही हालत खराब होने लगी थी, और वह बहुत मुश्किल से प्रतीक और ड्राइवर के कदम से कदम मिला पा रही थी। जैसे तैसे प्रेरणा लिफ्ट तक बैग को ले करके गई, लेकिन प्रेरणा के सामने मुश्किल तब खड़ी हो गई जब लिफ्ट के पास जा करके पता चला कि लिफ्ट के मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जब प्रेरणा को लिफ्ट के बारे में पता लगा तो मासूम लड़की अंदर ही अंदर परेशान हो गई, और यह परेशानी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकते थे, लेकिन फिर भी वह खुद को प्रतीक के सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे, और इसलिए जब ड्राइवर ने उससे लिफ्ट के पास कहा कि वह अपने बैग वहां छोड़ दे, वो बाद में आ करके ले जाएगा, तब भी प्रेरणा ने अपने स्वाभिमान के चलते उससे मना कर दिया, और वह अपने बैग उठा करके सीढ़ियों की तरफ चल दी। कुछ सीढ़ियां तो प्रेरणा ने हिम्मत करके चढ़ ली थी, लेकिन जैसे जैसे वह सीढ़ियां चढ़ती जाती वह थकते जा रहे थे। एक समय ऐसा आ गया था कि उससे दोनों बैग के साथ चढ़ना मुश्किल हो गया था, और उससे एक एक कदम उठाना भी भारी हो रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था, थकान उसके चेहरे पर साफ देखे जा सकते थे। वह बैठना चाहते थे, लेकिन कहीं प्रतीक ये ना सोचे कि वो कमजोर है, वह बैठ भी नहीं सकते थे। यह बात दर्शाती थी कि वह अंदर से कितनी मजबूत थी। प्रतीक ने प्रेरणा की हालत देख ली थी। वह ऊपर से गुस्से वाला जरूर था, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा था। उसने प्रेरणा की हालत देख करके पुरानी बातों को भुला दिया, और फिर उसने प्रेरणा के पास आ करके उससे बिना कुछ कहे उसके हाथ से उसके दोनों बैग ले लिया। प्रेरणा उससे कुछ नहीं बोल पाई, वह बस उसे देखती भर रही, और प्रतीक उसके बैग ले करके सीढ़ियां चढ़ने लगा था। प्रेरणा को यकीन नहीं था कि प्रतीक उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे यह देख करके अच्छा भी लगा कि प्रतीक ने उसकी मदद की थी। प्रेरणा को प्रतीक अभी तक समझ में नहीं आया था, क्योंकि वह कभी खुद को बहुत सख्त दिखाता था तो कभी ऐसा प्रतीत होता था कि वह बहुत अच्छा है। प्रेरणा प्रतीक के बारे में अपनी सोच को बदल करके अब उस मंजिल पर पहुंच गई थी जहां उसका फ्लैट था। प्रेरणा ने अभी प्रतीक के बारे में अपनी सोच बदली ही थी कि तभी उसके कानों में प्रतीक की आवाज पड़ी, मैंने इतनी देर ही उस लड़की के साथ मुश्किल से एडजस्ट किया है, और आपने मुझे उसके फ्लैट के सामने वाला फ्लैट दे दिया। यहाँ मेरे लिए रहना मुमकिन नहीं है, मुझे कोई दूसरा फ्लैट दीजिए। प्रतीक के ये शब्द थे जिसने ये सब ड्राइवर से कहा था। प्रेरणा ने जैसे ही ये सब सुना, उसके दिमाग में अभी अच्छी हुई प्रतीक के लिए इमेज फिर से खराब हो गई थी, और उसने उदासी भरे स्वर में ड्राइवर से कहा, आप इन साहब को इस फ्लैट में रहने दीजिए, मुझे ही दूसरा फ्लैट दे दीजिए, इन्हें मेरी वजह से तकलीफ मत दीजिए। प्रतीक को लगा कि प्रेरणा उसे सुना रही है, इसलिए उसने प्रेरणा से कहा, मैडम सुना किसे रही हैं आप, शौक से जा करके रहिए, कम से कम मैं तो सुकून से रह पाऊंगा। प्रेरणा ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, सर मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा है, और मैं भला आपका क्यों सुकून छीनूंगी, मैंने तो इनको बोला था। प्रेरणा ने ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए कहा, और तब जवाब में प्रतीक ने कहा, मुझसे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है आपको। और फिर प्रतीक ने ड्राइवर की ओर देखते हुए कहा, आप इन मैडम को ही कहीं और फ्लैट दे दीजिए। ड्राइवर अब तक बार बार बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी प्रतीक कुछ बोल देता तो कभी प्रेरणा। अब जाकर के उसे कुछ बोलने का नंबर मिला था, और तब उसने कहा, सर मैडम मैं माफी चाहूंगा, मुझे आप लोगों को इन 2 फ्लैट में ठहराने के लिए बोला गया था, और कोई फ्लैट खाली भी है या नहीं
ये मुझे पता नहीं है, ये तो आपको कल ही ऑफिस जा करके पता करना होगा। तभी प्रतीक ने गुस्से से कहा, इन लोगों के पास सिर्फ 2 ही फ्लैट हैं, मगर इन बिल्डिंग में तो कितने ही फ्लैट बने हुए हैं। ड्राइवर ने कहा, साहब मुझे माफ कीजिएगा, मुझे सिर्फ 2 ही फ्लैट का पता है। आज रात आप एडजस्ट कर लीजिए, कल ऑफिस जा करके बात करके कहीं भी फ्लैट ले लीजिएगा। प्रतीक ने एक बार प्रेरणा की ओर देखा और फिर ड्राइवर से कहा, मगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा। प्रेरणा ड्राइवर की स्थिति समझ रही थी, इसलिए उसने तब ड्राइवर से कहा, सर अगर कोई और फ्लैट अभी है ही नहीं, तब मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। आप मेरा सामान रखवा दीजिए और फिर सर जहाँ जाना चाहे वहाँ छोड़ दीजिएगा। प्रेरणा ने प्रतीक की ओर इशारा करते हुए कहा था। ड्राइवर ने तब प्रेरणा से कहा, जी मैडम। तभी प्रतीक ने खींचते हुए ड्राइवर से कहा, जी मैडम से क्या मतलब है आपका, मैं कहाँ रहूंगा। ड्राइवर ने कहा, सर मैडम की तरह आपको भी तो फ्लैट मिला है, जब आपको ही नहीं रहना है तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। आखिर मैं एक मामूली ड्राइवर ही हूँ, मैं वही कर सकता हूँ जो मुझे बताया गया है। प्रतीक तब खुद में ही गुस्से के घूंट को पी करके रह गया था, क्योंकि अब उसे भी आभास हो रहा था कि ड्राइवर से बहस करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, और इसलिए उसने खुद से ही मन में कहा, मैडम तो आराम से रात को सोएंगी, तुम कहाँ परेशान होगे रात को। इसलिए चतुराई इसी में है कि यहाँ रात बिताओ चुपचाप और कल फिर देख लेना कि कहाँ रहना। और यह विचार करके प्रतीक प्रेरणा से नजरें बचा करके प्रेरणा को अपने फ्लैट में जाते हुए देख रहा था, और जैसे ही प्रेरणा अपना सामान ले करके ड्राइवर के साथ अपने फ्लैट में गई, वैसे ही प्रतीक ने बिना देर किए अपना सामान भी जल्दी से अपने फ्लैट में रख लिया। ड्राइवर ने प्रेरणा के फ्लैट के बाहर आकर के जब प्रतीक को देखा और जब प्रतीक उसे वहां नहीं दिखा, तब उसने हैरानी के साथ आवाज लगाते हुए कहा, साहब आप कहाँ हो साहब। ड्राइवर की आवाज सुन करके प्रेरणा बाहर आ गई और उसी वक्त प्रतीक भी अपने फ्लैट से बाहर निकला, और तभी प्रतीक और प्रेरणा की नजरें एक दूसरे से मिल गई, और तब तुरंत प्रतीक ने प्रेरणा की ओर से अपनी नजरें हटा ली और ड्राइवर की ओर देखते हुए उससे कहा, ओ मैं नहीं चाहता था कि आपको खामखा क्यों परेशान करूं, इसलिए आज मैं यहीं रुक जाता हूं। और फिर प्रतीक ने एक नज़र प्रेरणा की ओर देखा और फिर वापस ड्राइवर की ओर देखते हुए प्रेरणा को सुना करके ड्राइवर से कहा, लेकिन कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और फिर प्रतीक ने ड्राइवर से कहा, मदद के लिए शुक्रिया, और कह करके प्रतीक ने बिना प्रेरणा की ओर देखे झट से अपना दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन प्रेरणा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने खुद से कहा, क्या है ये इंसान। और फिर ड्राइवर ने प्रेरणा की ओर देख करके कहा, मैडम आप बहुत अच्छी हैं, इन सर से संभल करके रहिएगा। प्रेरणा ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं ध्यान रखूंगी अपना, और मदद के लिए शुक्रिया। और फिर प्रेरणा ने भी अपने फ्लैट का गेट बंद कर लिया। प्रेरणा अभी अपने बेड पर जा करके बैठी ही थी कि तभी उसकी डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज सुन करके प्रेरणा ने खुद से मन में कहा, कौन हो सकता है, कहीं वो लड़का तो नहीं। और तब प्रेरणा ने खुद के ही सवाल को झुठलाते हुए कहा, नहीं वो क्यों डोरबेल बजाएगा, उसकी तो मुझसे पहले ही नहीं बन रही है, वह नहीं होगा। और तभी फिर डोरबेल की आवाज प्रेरणा के कानों में पड़ी और तब वह खुद के ख्यालों से निकल करके दरवाजे की ओर चली गई। प्रेरणा गेट खोलने ही वाली थी, लेकिन वह डोर खोलते खोलते रुक गई, और फिर उसने गेट खोलने से पहले डोर आइस में देखा कि बाहर कौन है, लेकिन उसने बाहर जो देखा उसे देख करके वह हैरत में पड़ गई। प्रेरणा ने जब डोर आइस से बाहर देखा तो पाया कि एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए उसके डोर के सामने खड़ी है। प्रेरणा किसी को वहां जानती तो थी नहीं और ना ही उसका अपना कोई परिचित वहां रहता था, इसलिए उसने जब उस महिला को अपने दरवाजे पर खड़े देखा तो वह हैरान हो गई थी, लेकिन उसे पता तो करना ही था कि आखिर वह महिला क्यों उसकी डोरबेल बजा रही है। इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया, और जैसे ही प्रेरणा ने दरवाजा खोला उस महिला ने कहा, नमस्ते, मेरा नाम संध्या है और मैं आपके साथ वाले फ्लैट में ही रहती हूँ। प्रेरणा ने कहा, नमस्ते, बहुत अच्छा नाम है, मेरा नाम प्रेरणा है। संध्या ने कहा, थैंक यू, नाम आपका भी बहुत प्यारा है, मोटिवेशनल, वैसे मुझे आपका नाम पता था। प्रेरणा ने हैरानी के साथ कहा, मगर कैसे, हम तो पहली बार ही मिल रहे हैं। संध्या ने मुस्कुरा करके कहा, मेरे हस्बैंड सुबह बता करके गए थे कि
आप आज आने वाली हैं। प्रेरणा ने कहा फिर तो उन्हें सामने जो लड़का आया है उसका भी पता होगा। संध्या ने कहा उनके बारे में मुझे नहीं पता है, शायद आप लड़की है ना, इसलिए मेरे हस्बैंड आपके बारे में बता करके गए थे और उन्होंने कहा था कि जब आप आओ तो आपसे मिल लूं और अगर आपको कुछ जरूरत हो तो मदद कर दूं, इसलिए आप फ्रेश होकर के आ जाइए हमारे यहाँ, हम साथ में ही डिनर करते हैं। प्रेरणा ने कहा उसकी जरूरत नहीं है दीदी। और फिर प्रेरणा ने आगे कहा मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ। संध्या ने मुस्कुरा करके कहा हाँ, मगर एक शर्त पर। प्रेरणा ने कहा और वो क्या? संध्या ने कहा आज आपको डिनर हमारे साथ करना होगा। प्रेरणा ने कुछ सोचा और फिर कहा ठीक है, अब जब रिश्ता बना ही लिया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। सुन करके संध्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने मुस्कुरा करके कहा बहुत प्यारी हो आप। प्रेरणा ने कहा और आप भी दीदी। और फिर प्रेरणा ने आगे कहा सॉरी, मैं आपको अंदर बुलाना तो भूल ही गई, आप अंदर आ जाइए। संध्या ने कहा अभी नहीं, मैं बाद में जरूर आऊंगी, खाने की तैयारी करना है, मोहित के पापा ऑफिस से आते ही होंगे। और तब प्रेरणा की नजर संध्या के गोंद में ये हुए मोहित पर गई और तब उसने मोहित की ओर देखते हुए कहा हेलो मोहित। और तब मोहित की माँ ने मोहित से कहा बेटा आंटी से हेलो बोलो। और तब मोहित ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा हेलो। और फिर प्रेरणा ने प्यार से मोहित के गाल को छू करके कहा गुड बॉय। और तब संध्या ने मोहित से कहा बेटा आंटी ने आपको गुड बॉय बोला है ना, इसलिए आंटी को थैंक यू बोलो। और तब ने प्यार से कहा थैंक यू आंटी। सुन करके प्रेरणा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मोहित के गाल पर किस कर दिया और कहा वेरी क्यूट बॉय। और फिर संध्या ने प्रेरणा से कहा प्रेरणा आपका बहुत समय ले लिया मैंने। संध्या आगे कुछ कह पाती उससे पहले प्रेरणा ने बीच में बोलते हुए कहा ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, बल्कि आपसे और मोहित से मिल करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जैसे कि मुझे यहाँ कोई अपना मिल गया है। संध्या ने कहा अब तुम जा करके फ्रेश हो लो, बाकी बातें हम तब करते हैं जब तुम डिनर पर आओगी। प्रेरणा ने कहा ठीक है दीदी। संध्या ने कहा हम तुम्हारे आने का वेट करेंगे। संध्या ने आगे कहा सॉरी आपके, वो तुम्हारे गलती से निकल गया। प्रेरणा ने कहा आप मुझसे बड़ी हैं और इसलिए आप मुझे तुम कह करके भी बुला सकती हैं। तभी प्रतीक के रूम का गेट खुला और प्रेरणा की नजर एकाएक उसकी ओर चली गई और दोनों की नजरें मिल गई। लेकिन प्रतीक ने प्रेरणा को देखते ही तुरंत गुस्से से अपना गेट बंद कर लिया और तब प्रेरणा ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा प्रेरणा क्या जरूरत थी तुझे उसकी ओर देखने की। और तब संध्या ने प्रेरणा से कहा मैंने इस लड़के की पहले बातें सुनी थी, इस लड़के से सावधान रहना तुम। प्रेरणा ने कहा दीदी आप फिक्र मत कीजिए, मुझे हालात से निपटना आता है। संध्या ने कहा अच्छी बात है, अब मैं चलती हूँ, तुम 1 घंटे बाद आ जाना। प्रेरणा ने कहा जी दीदी। और फिर संध्या वहां से चली गई और तब प्रेरणा की नजर अपने आप प्रतीक के फ्लैट की ओर चली गई, लेकिन तुरंत उसने वहां से अपनी नजरें हटा ली और फिर तुरंत अपना दरवाजा बंद कर लिया और फिर खुद से कहा प्रेरणा क्यों देख रही थी तू उसके फ्लैट की ओर? तूने देखा था ना कितना अकड़ू है वो, इसलिए तुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उसका रास्ता अलग है और तेरा रास्ता अलग है, समझी ना तू? प्रेरणा ने खुद को समझाया और फिर अपने बैग से टॉवल निकाल करके वह वॉशरूम की ओर चली गई। संध्या ने किचन में मेड को बताया कि खाने में क्या बनाना है और फिर वह रूम में आ करके बैठ ही रही थी कि तभी डोर बेल बजने लगी। संध्या ने तब जा करके गेट खोला तो सामने उसके हस्बैंड सुमित थे और फिर सुमित ने तब संध्या से कहा मोहित कहाँ है, और कह करके वह अंदर आ गया और तब गेट बंद करते हुए संध्या ने कहा वो सो गया है। और फिर सुमित ने संध्या से कहा दोनों ही फ्लैट की लाइट जल रही है, क्या वे दोनों आ गए हैं? संध्या ने मुस्कुरा करके कहा प्रेरणा से तो मैंने मिल भी लिया है। सुमित ने हैरानी भरे स्वर में कहा प्रेरणा? सुधा ने कहा अपने साथ वाले फ्लैट में जो लड़की आई है उसका नाम प्रेरणा है। सुमित ने कहा अच्छा। और फिर सुमित पास ही रखी चेयर पर जाकर के बैठ गया। संध्या ने फिर सुमित से कहा प्रेरणा बहुत अच्छी लड़की है, मैंने आज उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट किया है। सुमित ने कहा अच्छी बात है। और फिर सुमित ने संध्या से आगे कहा जब हम प्रेरणा को खाने पर बुला ही रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ उस लड़के को भी बुला लेते हैं, पता नहीं बेचारे ने कुछ खाने की व्यवस्था अभी की होगी या नहीं। संध्या ने कहा आप यूं ही उसे बेचारा बोल रहे हैं, बड़ा ही अकड़ू किस्म का लड़का है वो। सुमित ने
कहा, तुमसे कुछ कहा है क्या उसने? संध्या ने कहा, मुझसे भला वह क्यों कुछ कहेगा? सुमित ने कहा, फिर तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? संध्या ने कहा, वो जब प्रेरणा से बात कर रहा था तब मैंने सुना, मुझे बोलचाल से वह बिल्कुल ठीक नहीं लगा। सुमित ने कहा, कुछ गलत कहा था क्या उस लड़के ने प्रेरणा से? संध्या ने कहा, गलत तो नहीं कहा था, मगर उसकी बातों से लग रहा था कि जैसे उसकी प्रेरणा से कुछ अनबन थी। सुमित ने तब अपनी जगह से खड़े हो गया और उसने फिर संध्या से कहा, मैं एक बार मिल करके आता हूँ उससे, आखिर एक ही ऑफिस में काम करना है। संध्या ने कहा, आप उसे खाने पर मत बुलाइएगा। सुमित ने कहा, मैं पहले उससे जा करके मिलता हूँ, अगर उसका नेचर मुझे भी गलत लगा तो मैं उसे इनवाइट नहीं करूंगा। संध्या ने कहा, और अगर आपको अच्छा लगा तो क्या आप उसे इनवाइट करेंगे? सुमित ने कहा, जब अगर अच्छा लड़का है तो फिर खाने पर बुलाने में मैं कोई बुराई नहीं समझता। आखिर वह यहाँ हमारा पड़ोसी है और ऑफिस में मेरा सहयोगी कर्मचारी है, तो इसी बहाने एक दूसरे को समझने का अवसर भी मिल जाएगा। संध्या ने कहा, आप मुझसे ज्यादा ही समझते हैं, फिर जैसा आप ठीक समझें, लेकिन अगर आप उसे अपने साथ ले करके आएं तो मुझे फ़ोन या मैसेज करके बता दीजिएगा। सुमित ने कहा, अच्छा ठीक है, और फिर सुमित वहां से चला गया। सुमित के जाने के बाद संध्या ने खुद से कहा, अगर सच में वो लड़का यहाँ आ गया और यहाँ प्रेरणा को देख करके वह फिर से कहीं प्रेरणा पर बिगड़ गया तो? संध्या ने आगे खुद से कहा, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि शायद सुमित उस लड़के को लेकर के आएंगे ही नहीं, और ले भी आए तो वो लड़का यहाँ आ करके तो प्रेरणा से झगड़ा नहीं करेगा। आखिर दूसरे के घर आ करके वह कुछ तो संयम से काम लेगा। संध्या ये सब विचार करके खुद को समझा रही थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये संदेह था कि प्रतीक उसके घर आ करके कोई बखेड़ा खड़ा ना कर। प्रतीक बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में अभी प्रेरणा ही थी और वह खुद से कह रहा था, मुझे उस लड़की से दूर ही रहना होगा, पता नहीं खुद को क्या समझती है। और फिर प्रतीक ने कुछ सोचते हुए खुद से आगे कहा, जब तुम्हें उससे दूरी बना करके रखनी ही है तब फिर क्यों उसे अपने साथ गाड़ी में ले करके आए, और क्यों उसको परेशान देख करके उसके बैग तुम सीढ़ियों पर उठा करके लाए थे? और तब जवाब में प्रतीक ने खुद से कहा, वो तो इंसानियत के नाते किया हमने, उसको परेशानी में नहीं देखा गया मुझसे, इसलिए उसकी मदद कर दी, और हमारा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। सुमित अभी सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में डोरबेल बजी, आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुन करके उसने खुद से कहा, कौन हो सकता है, हम तो किसी को जानते भी नहीं हैं यहाँ। लेकिन तभी फिर उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी और वह अपनी जगह से खड़ा होकर के गया और जा करके गेट खोल दिया। सामने सुमित खड़ा था। सुमित ने प्रतीक को देख करके उससे कहा, हाय, मेरा नाम सुमित है और मैं उस फ्लैट में रहता हूँ। सुमित ने अपने फ्लैट की ओर इशारा करते हुए कहा था। और फिर सुमित ने आगे प्रतीक से कहा, और हम एक ही ऑफिस में साथ काम करने वाले भी हैं। और तब प्रतीक ने भी मुस्कुरा करके कहा, हाय, मेरा नाम प्रतीक है, अंदर आइए ना, बैठ करके बात करते हैं। सुमित ने कुछ सोचा और फिर कहा, ओके। और फिर सुमित और प्रतीक अंदर चले गए। सुमित ने प्रतीक का रूम देखते हुए कहा, क्या आप कुछ भी सामान लेकर के नहीं आए हैं? प्रतीक ने कहा, हाँ, लेकर के तो आया था, मगर सब कुछ व्यवस्थित कर किया है। सुमित ने कहा, इतना जल्दी? प्रतीक ने कहा, मुझे सफाई से रहना पसंद है, अगर रहने की जगह व्यवस्थित ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मेरे आसपास की चीज़ें व्यवस्थित रहें। सुमित ने मुस्कुरा करके कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच है आपकी। अभी प्रतीक और सुमित दोनों खड़े ही थे और इसलिए तब प्रतीक ने कहा, बैठिए ना सर, बैठ करके बात करते हैं। सुमित तब बैठ गया और फिर प्रतीक भी बैठ गया। और तब सुमित ने प्रतीक से कहा, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। प्रतीक ने सुमित की ओर देखा और फिर कहा, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है आपका नाम लेना, क्या मैं आपको भैया बोल सकता हूँ? प्रतीक के इन शब्दों ने सुमित को काफी प्रभावित कर दिया और तब उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर आपको भैया कहने से खुशी मिलती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और फिर सुमित ने आगे प्रतीक से कहा, आपसे मिलकर के अच्छा लगा। प्रतीक ने कहा, और मुझे भी।
प्रतीक ने आगे कहा, माफ कीजिएगा, मैं आपको चाय या कॉफी के लिए भी नहीं पूछ सकता अभी। सुमित ने कहा, आपको इसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आप आज ही आए हैं, कुछ समय तो लगेगा सब कुछ व्यवस्थित करने में। और फिर सुमित ने प्रतीक से आगे कहा, मगर आज मुझे आपकी खातिरदारी का अवसर मिल ही सकता है। प्रतीक ने हैरानी जताते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं। सुमित ने कहा, मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ आज डिनर करें। प्रतीक ने कहा, थैंक यू भैया, मगर मैं आपको परेशान नहीं कर सकता। सुमित ने कहा, भैया भी कहते हो और परेशानी का जुमला भी यूज करते हो, ये दोनों बात कैसे चलेगी। प्रतीक ने कहा, आप खामखा क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं ऑर्डर करके मंगवा लूंगा। सुमित ने कहा, बिल्कुल मंगा लेना, मगर आज नहीं, आज आपको हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करना ही होगा। इसे आप चाहे मेरी रिक्वेस्ट समझ लो या फिर अपने बड़े भाई का ऑर्डर। प्रतीक ने कहा, थैंक यू भैया इनवाइट करने के लिए। सुमित ने मुस्कुरा करके कहा, गुड, ये हुई ना बात। और फिर सुमित ने प्रतीक से आगे कहा, एक मिनट प्रतीक, एक बार मैं अपनी वाइफ को बता दूं ताकि वो सब तैयारी कर लेगी। और कह करके प्रतीक ने फोन करके संध्या को बता दिया कि प्रतीक डिनर पर आ रहा है। सुन करके संध्या को धक्का सा लगा और सुमित के फोन कट होने के बाद उसने खुद से कहा, दोनों को बुला तो लिया है, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए अगर दोनों ने यही झगड़ा कर लिया तो। लेकिन संध्या ने फिर खुद को समझाते हुए कहा, तू गलत क्यों सोच रही है संध्या, वो बाहर जैसे भी हो एक दूसरे के साथ, मगर वो किसी और के घर भला क्यों झगड़ा करेंगे। और कह करके एक बार संध्या ने फिर से खुद को समझा लिया था। सुमित ने फोन कट करने के बाद प्रतीक से कहा, मैंने तुम्हारी भाभी को बोल दिया है कि तुम डिनर पर आ रहे हो। प्रतीक ने कहा, आपने बेचारी भाभी को खामखा ही परेशान किया। सुमित ने कहा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, और फिर तुम्हारी भाभी को सब थोड़े ही तैयारी करनी है, मेड आती है काम करने के लिए। और फिर सुमित ने आगे प्रतीक से कहा, तुम तैयार हो जाओ, फिर हम साथ ही चलते हैं। प्रतीक ने कहा, जी भैया। और फिर प्रतीक वॉशरूम की ओर चला गया। प्रेरणा मिरर के सामने बैठी अपने बाल ठीक कर रहे थे। जब उसने अपने बाल ठीक कर लिए तब वह वहां से खड़ी हो गई और फिर उसने अपना फोन उठा करके स्क्रीन पर टाइम देखा और फिर खुद से कहा, अब मुझे चलना चाहिए, दीदी वेट कर रही होंगे। और कह करके प्रेरणा दरवाजे की ओर बढ़ गई। प्रतीक भी अपने रूम में तैयार हो गया था और वह भी अब सुमित के साथ अपने दरवाजे की ओर बढ़ गया था। प्रतीक ने जा करके गेट खोला, तभी उसे कुछ याद आया और उसने सुमित से कहा, भैया आप रुकिए, बस मैं अभी आया। और कह करके प्रतीक गेट खुला ही छोड़ करके अंदर चला गया और सुमित दरवाजे पर खड़ा उसका वेट कर रहा था। तभी प्रेरणा ने अपने फ्लैट का गेट खोला और उसकी नज़र प्रतीक के फ्लैट की ओर चली गई। और जैसे ही उसने प्रतीक के फ्लैट का दरवाज़ा खुला देखा, उसने तुरंत अपना गेट बंद कर लिया और फिर खुद से कहा, मैं आज और इसके सामने जा करके अपना अच्छा मूड खराब नहीं करना चाहती, इसलिए जब इसका गेट बंद हो जाएगा तभी मैं जाऊंगी। और कह करके प्रेरणा डोर आई में से प्रतीक के फ्लैट की ओर देखने लगी। प्रतीक हाथ में एक छोटा सा स्टील का डिब्बा उठा करके लाया और उसने गेट पर खड़े सुमित से कहा, अब चलिए भैया। सुमित ने जब प्रतीक के हाथ में स्टील का डिब्बा देखा तब उसने प्रतीक से कहा, इसमें क्या है प्रतीक? प्रतीक ने कहा, इसमें मेरी माँ के हाथ के बने लड्डू हैं भैया, हम सब खाना खाने के बाद खाएंगे। सुमित ने कहा, अच्छी बात है। और फिर सुमित और प्रतीक दोनों बाहर आ गए और तब प्रतीक ने डोर लॉक किया और फिर वह सुमित के साथ चला गया। जब प्रेरणा ने देखा कि प्रतीक वहां से चला गया है तब उसने धीरे से अपना गेट खोला और फिर अपनी तसल्ली के लिए उसने इधर उधर देखा और जब उसे प्रतीक आसपास नहीं दिखा तब उसने खुद से कहा, शुक्र है वो यहाँ नहीं है और मैं उसका सामना करना भी नहीं चाहती। पता नहीं खुद को क्या समझता है, हमेशा ही चिढ़ा हुआ सा प्रतीत होता है। और कह करके प्रेरणा ने फ्लैट का डोर लॉक किया और फिर वह संध्या के फ्लैट की ओर चली गई। लेकिन प्रेरणा यह नहीं जानती थी कि वह जिस प्रतीक का सामना नहीं करना चाहती थी उससे ही उसका सामना बहुत जल्द होने वाला है। कुछ ही देर में प्रेरणा जब संध्या के घर पहुंची और जैसे ही प्रतीक और प्रेरणा ने एक दूसरे को देखा
तो दोनों के चेहरे हैरानी से भर गए। संध्या समझ गई थी कि क्या हुआ है, इसलिए उसने माहौल को बदलने के लिए कहा, सुमित, ये ही है प्रेरणा जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी। और फिर संध्या ने प्रेरणा को सुमित से परिचय कराते हुए कहा, प्रेरणा, ये मेरे हस्बैंड हैं सुमित। और तब सुमित और प्रेरणा ने एक दूसरे को नमस्ते कहा। प्रेरणा और प्रतीक के चेहरों को देख करके स्थिति तो सुमित को भी समझ में आ ही रहे थे, लेकिन वो भी सुधा की तरह माहौल को बदलना चाहता था। इसलिए उसने तब प्रेरणा का प्रतीक से परिचय कराते हुए कहा, ये प्रतीक हैं, ये भी हमारे साथ ही काम करने वाले हैं। और तब प्रेरणा और प्रतीक ने एक साथ कहा, हम मिल चुके हैं। सुमित को पता तो सब था, लेकिन उसने अनजान बनते हुए मुस्कुरा करके कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता भी यही है कि अगर काम करने से पहले एक दूसरे से परिचय हो जाए तो साथ में काम करना और भी आसान हो जाता है। और फिर सुमित ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, इस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा प्रतीक? प्रतीक ने प्रेरणा की ओर एक नज़र देखा और फिर सुमित की बात का जवाब देते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं भैया, पहले परिचित होना अच्छा ही होता है, पता लग जाता है कि कौन कैसा है। प्रतीक के कटाक्षपूर्ण शब्दों का आशय समझ तो सभी गए थे और प्रेरणा अभी कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी सुधा ने हालात को सुधारने के लिए कहा, प्रेरणा, बैठो ना तुम भी, बस खाना अभी आ ही रहा है, फिर हम सब साथ में डिनर करते हैं। लेकिन प्रेरणा अपनी बात को भूली नहीं थे, इसलिए उसने सुमित की ओर देखते हुए कहा, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। पहले से हुआ परिचय बाद के कामों को आसान कर देता है, पता लग जाता है चेहरों के पीछे छिपी असलियत का। प्रेरणा से प्रतीक को अपेक्षा नहीं थी कि वह ऐसा कुछ कहेगी, मगर प्रेरणा के शब्द प्रतीक को चुभ गए थे। वह अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी स्थिति को संभालते हुए सुमित ने संध्या से कहा, संध्या, तुम देखो खाने में क्या देरी है, भूख बहुत लग रही है। सुमित को पता था कि प्रतीक अभी प्रेरणा से कुछ कह सकता है, इसलिए उसने प्रतीक से कहा, प्रतीक, कुछ अपने बारे में बताओ। और तब प्रतीक ने प्रेरणा की ओर से अपना ध्यान हटा लिया और फिर सुमित की ओर देखते हुए कहा, क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में भैया आप? सुमित ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, फैमिली में कौन कौन है तुम्हारे? प्रतीक ने कहा, माँ, पापा, एक छोटा भाई है मेरा। सुमित ने कहा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? प्रतीक अभी कुछ कहता उससे पहले संध्या हाथ में कुछ सामान लिए वहां आ गई और उसने फिर कहा, बहुत हो गई बातें, अब चलो सब खाने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर संध्या ने हाथ में पकड़ा हुआ सामान डाइनिंग टेबल पर रखा और फिर साथ में आई मेड के हाथ में से सामान ले लिया और फिर वह भी डाइनिंग टेबल पर रख दिया। और तभी प्रेरणा ने संध्या से कहा, दीदी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? संध्या ने मुस्कुरा करके कहा, नहीं प्रेरणा, तुम आराम से बैठो, बस थोड़ा सा सामान और रहा है, मैं और लता वो भी अभी लेकर के आते हैं। संध्या ने मेड का नाम लेकर के कहा था और फिर संध्या और लता दोनों वहां से किचन की ओर चली गई। संध्या के जाने के बाद सुमित सभी की प्लेट सर्व करने लगा। तभी प्रेरणा ने सुमित से कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? प्लीज मुझे दीजिए, मैं सबको सर्व करती हूँ। सुमित ने कहा, तुम हमारे घर की गेस्ट हो, फिर मैं। सुमित अपनी बात आगे कहता उससे पहले प्रेरणा ने बीच में बोलते हुए कहा, मैंने संध्या दीदी को अपनी बहन माना है, इसलिए अब मैं गेस्ट नहीं हूँ, प्लीज मुझे सभी को खाना सर्व करने दीजिए। तभी संध्या और लता दोनों कुछ सामान लेकर के वापस आ गई और तब फिर संध्या ने कहा, क्या बहस हो रही है आप लोगों में? और तभी सुमित ने कहा, मैंने प्रेरणा से कहा कि वो हमारे घर की गेस्ट है, वो खाना सर्व ना करे। और इस पर सुमित अपनी बात पूरी कह पाता उससे पहले प्रेरणा ने बीच में बोलते हुए कहा, और दीदी, मैंने तब कहा कि मैंने संध्या दीदी को अपनी बहन माना है, इसलिए मैं गेस्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे खाना सर्व करने दें। और फिर प्रेरणा ने आगे संध्या से कहा, अब आप ही बताइए कि मैंने क्या कुछ गलत कहा है दीदी? संध्या ने कहा, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कहा है, तुम हमारी छोटी बहन हो, इसलिए अगर तुम्हें सभी को खाना सर्व करने में खुशी मिलती है तो तुम कर सकती हो। प्रेरणा ने तब मुस्कुरा करके कहा, थैंक यू सो मच दीदी। और फिर प्रेरणा सभी को खाना सर्व करने ही वाली थी कि उससे पहले प्रतीक ने खुद ही एक प्लेट उठा ली और फिर वह खुद ही अपने लिए खाना सर्व करने लगी। प्रतीक का ऐसा करते देख करके प्रेरणा को अच्छा नहीं लगा और साथ ही प्रतीक को खुद के लिए खाना सर्व करते देख करके सुमित और संध्या
को भी प्रेरणा के लिए बुरा लगा और वे दोनों तब एक दूसरे की ओर उदास नज़रों से देखने लगे। उन दोनों को भी प्रतीक को प्रेरणा के लिए ये व्यवहार अच्छा तो नहीं लगा, मगर दोनों भी अभी क्या ही कहते प्रतीक से, क्योंकि वो भी प्रतीक से अभी ठीक से वाकिफ भी कहाँ थे। मगर प्रेरणा को बुरा ना लगे इसलिए संध्या ने सुमित की ओर देखते हुए इशारे से माहौल को ठीक करने के लिए कहा। मगर प्रेरणा को बुरा ना लगे इसलिए संध्या ने सुमित की ओर देखते हुए इशारे से माहौल को ठीक करने के लिए कहा। सुमित संध्या के इशारे को समझ गया था, इसलिए उसने मुस्कुरा करके कहा, वैसे ये भी ठीक है प्रतीक, तुम्हें अपना काम करना पसंद है। प्रतीक ने कहा, थैंक्स भैया। मगर प्रेरणा का चेहरा उतरा हुआ था और अब वह चेहरे पर उदासी लिए प्रतीक को छोड़ करके सभी की प्लेटों में खाना सर्व कर रहे थे और प्रेरणा के चेहरे की उदासी को देख करके सुमित और संध्या भी उदास हो गए थे और सोच रहे थे कि ऐसा क्या करें कि माहौल खुशनुमा हो जाए। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।